इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग 3 ऑर्डर्स, और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले के लेक्चर नंबर 3 में हमने पादरी वर्ग के बारे में जाना, यानी कि हमने हमारे प्रथम वर्ग के बारे में जाना, और उसी का एक टॉपिक हमारा रहता था चर्च और समाज। तो आज हम चर्च और समाज को देखेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि था आपका कृषक दास वर्ग। ओके, तो सबसे पहले हम चर्च और समाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे कहा गया है कि यूरोप में जब ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और सभी लोग ईसाई बन रहे थे, है ना। उससे पहले लोग यूनानी भी वहाँ पर रहते थे, और वहाँ पर यूनान के भी लोग रहते थे, यानी कि यूनानी लोग भी रहते थे और रोमन लोग भी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा, तो सभी लोग क्या बनने लगे, ईसाई बनने लगे। और ईसाई लोग चमत्कारों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो यूनानी लोग थे, जो रोमन लोग थे, वो देवी देवताओं में, चमत्कारों इत्यादि में विश्वास करते थे। तो वही लोग जो पहले यूनान को मानते थे, अब ईसाई धर्म को मानने लग गए, है ना। अब हालांकि उन्होंने इस ईसाई धर्म तो अपना लिया, लेकिन जो उनके चमत्कार और रीति रिवाज वाले पुराने विश्वास थे, वो अभी भी उनको नहीं छोड़ पा रहे थे, है ना। पूरी जगह चर्च का तो बोलबाला हो गया था, ईसाई धर्म तो फैल गया था, लेकिन लोगों के जो पुराने संस्कार थे, लोगों के जो पुराने विश्वास थे, चमत्कार इत्यादि के, वो आज अब तक भी उनको छोड़ नहीं पाए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि चौथी सदी से ही जो क्रिसमस था और जो ईस्टर था, वो कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे, यानी कि क्रिसमस और ईस्टर को खूब मनाया जाता था यूरोप में उस वक्त। तो 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन, ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, और मनाया जाता था, है ना। यूरोप में शुरुआत से ही क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का बर्थडे है क्रिसमस वाले दिन। ओके, तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाने लगा, क्रिसमस मनाया जाने लगा। लेकिन उससे पहले 25 दिसंबर को एक रोमन त्यौहार मनाया जाता था, है ना। पहले रोम साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ तक, तो रोम साम्राज्य तो अब चला गया था। तो पहले वहाँ पर एक रोमन त्यौहार मनाया जाता था 25 दिसंबर को, लेकिन अब क्या मनाया जाने लगा, ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाने लगा, यानी कि क्रिसमस मनाया जाने लगा, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रसार हो गया था 25 दिसंबर को। इस तिथि की गणना सौर पंचांग यानी कि सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी, है ना। जो 25 दिसंबर को आज तक हम क्रिसमस मनाते हैं, तो इसकी गणना किस आधार पर की गई थी, सौर पंचांग पर आधारित थी ये गणना। यानी कि सौर पंचांग में क्या होते हैं, तिथियां निश्चित होते हैं, त्योहारों की तिथियां निश्चित होती है सौर पंचांग के अनुसार। तो इसलिए जो ये तिथि निश्चित थी 25 दिसंबर, हर साल 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ईस्टर ईसा के सूलारोपण, सूलारोपण यानी कि जब ईसा मसीह को क्या सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उसको क्या कहते हैं, सूलारोपण, है ना। और उनको पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। दो त्योहार है, क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस यानी कि ईसा मसीह का बर्थडे, उनका जन्मदिन, और ईस्टर यानी कि जब ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई लोग मानते हैं कि जैसे ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उनका नए नए जीवन का उदय हुआ था उनके, है ना। उनको नया जीवन मिल गया था, इसलिए कहा गया कि पुनर्जीवित होने का। और सूलारोपण यानी कि जब उनको क्रॉस पर, सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईस्टर क्या दिखाता है, ईसा मसीह का जब सूलारोपण हुआ था, और आपका क्रिसमस यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था। जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि ये सोलर कैलेंडर है, सौर पंचांग पर आधारित है। लेकिन जो ईस्टर है वो चंद्र पंचांग पर आधारित है, लूनर कैलेंडर पर आधारित है। और चंद्र पंचांग में क्या होता है, जो तिथियां होती हैं, जो त्योहारों की तिथियां होती है, वो किसी एक खास तिथि पर निर्धारित नहीं होती। त्योहारों के चलते वो क्या होती है, तिथि बदलती रहती
है ना। जैसे हमारे यहाँ पे जो दीपावली है, दिवाली है, वो क्या है, ये नहीं कि 1 नवंबर को ही आएगी, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को आएगी, कभी अक्टूबर में आ जाती है, कभी नवंबर में आ जाती है, तिथियाँ बदलती रहती है चंद्र पंचांग में, लेकिन सौर पंचांग में ऐसा नहीं होता। जो त्यौहार की तिथि है वो हमेशा उसी साल उसी डेट को मनाई जाती है। तो ये डिफरेंस था क्रिसमस में और ईस्टर में। ये ईसाई धर्म के त्यौहार हैं जिन्होंने पहले के रोमन त्योहारों का क्या ले लिया, स्थान ले लिया था। ओके, तो आगे यही बताया गया, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि यह चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था जो लंबी सदी के पश्चात वसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। तो दोनों ये त्योहार इन्होंने की जो पहले रोमन त्योहार मनाए जाते थे, अब उन त्योहारों की जगह अब ईसाई त्योहार मनाने जाने लगे क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप क्या हो गया था, ईसाई बन गया था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। जो जब अब हमारे यहाँ पे ईस्टर मनाया जाने लगा, यूरोप में जब ईस्टर मनाया जाने लगा, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता था, एक रोमन त्योहार मनाया जाता था बसंत का स्वागत करने के लिए, है ना। बसंत ऋतु जब आती थी सॉरी उसमें यूरोप में, तो उसका स्वागत करने के लिए एक रोमन त्योहार होता था, लेकिन अब उसकी जगह ईस्टर मनाया जाने लगा। ओके, अब जो पुराना त्योहार होता था ईस्टर की जगह, उसमें क्या होता था, लोग अपने गांव का दौरा करते थे, यानी कि अपने गांव में जाते थे, देखते थे चीज़ों को, क्या कुछ है क्या नहीं, यानी कि एक राउंड लेते थे, पूरा दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसको जारी रखा और अपने ग्राम के स्थान पर पेरिस पेरिस यानी कि पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम में दबे कृषक इन पवित्र दिनों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। ठीक है ना। तो कहानी क्या चलती है कि ईसाईकरण हो गया, जो पुराने त्योहार थे रोमन, उनकी जगह ईसाई नए त्योहार मनाने लगे, है ना, उन्हीं की जगह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो अभी भी पुरानी ही मना रहे थे, जैसे कि ईस्टर। ईस्टर वाले दिन क्या हुआ था, ईसा का सूलारोपण हुआ था। तो इसका कोई लेना देना नहीं कि आप अपने गांव का दौरा करके आए, बल्कि लोग क्यों दौरा करते हैं ईस्टर वाले दिन अपने गांव का, क्योंकि वो एक पुरानी परंपरा से रोमन त्योहार शुरू से मनाता आते रहे हैं लोग कि वसंत का आगमन करना है, लोग अपने गांव में जाएंगे, अपने गांव का दौरा करेंगे। पहले रोमन त्योहार में होता था ऐसे, लेकिन ईस्टर जब मनाया जाने लगा, फिर भी लोग इसको क्या करने लगे, इसी चीज़ को रिपीट करते रहे, है ना। अपने गांव में जाते, दौरा करते, ईस्टर वाले दिन भी पहले तो करते ही थे रोमन काल में, लेकिन अभी भी लोगों ने इसको जारी रखा क्योंकि ऊपर ही आपको कहा गया है कि अभी भी उन्होंने अपने रीति रिवाजों और चमत्कारों को नहीं छोड़ा, जबकि आपका ईसाई धर्म पूरा का पूरा फैल गया था यूरोप में। क्लियर यहाँ तक। तो अब उन्होंने थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया। अब अपने वो गाँव को गाँव नहीं कहते, ग्राम को ग्राम नहीं कहते, बल्कि पेरिस कहते हैं, है ना? ये नहीं कहते कि मैं गाँव का दौरा करके आ रहा हूँ, मैं पेरिस का दौरा करके आ रहा हूँ, यानी कि पादरी की देख-रेख में आने वाला क्षेत्र है, ठीक है ना? तो उन्होंने अपने पुराने रीति-रिवाज़ों को अब के जो ईसाई धर्म है, उसके साथ जोड़ दिया, तो चीज़ें मिक्स अप हो गई। ओके, तो जो इन दिनों में उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। तो जो काम में दबे हुए कृषक इन त्योहारों का स्वागत क्यों करते? क्योंकि इन दिनों इनकी छुट्टी कर दी जाती, है ना? अब जब भी आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो आप दिवाली का बहुत इंतज़ार करते हो। क्यों? क्योंकि कई दिन की आपकी छुट्टियाँ हो जाती है स्कूल की, क्योंकि आप भी काम में दबे मरे हो। तो इसी प्रकार जो काम में दबे हुए कृषक थे, वो भी इन पवित्र दिनों का इंतज़ार करते थे, इन छुट्टियों का इंतज़ार करते थे क्योंकि उन्हें कोई काम करना नहीं होता था। ओके, वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज-मस्ती और दावतों में बिता देते थे। वैसे तो प्रार्थना करनी होती थी, इसलिए काम से छुट्टी होती थी, लेकिन लोग क्या करते थे, मौज-मस्ती करते थे और दावत खेलते थे। तो ये समाज और चर्च का संबंध आपको बताया गया कि चर्च एक नई चीज़ थी अब लोगों के लिए, है ना? लेकिन जो पुराने रीति-रिवाज थे, लोग उनको भी मानते रहे और उन्हीं रीति-रिवाज़ों को चर्चों के साथ जोड़ दिया लोगों ने। क्लियर यहाँ तक? तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या फिर बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। क्लियर ये लाइन भी? तो ये हमारा क्लियर हो गया समाज और चर्च वाला पैराग्राफ। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा वर्ग। ठीक है ना। पहला वर्ग हमारा कौन सा था? अभिजात वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा हमारा कृषक वर्ग हम देखने जा रहे हैं। कृषक तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण
करते थे, है ना। तो ये जो तीसरा वर्ग हम पढ़ने वाले हैं वो क्या करते थे, पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे, यानी कि ये क्या करते थे, खेती करते थे, है ना। जो खेती करेगा वही पूरे देश का क्या करेगा, भरण पोषण करेगा, वही जो फसल उगाएगा उसी के द्वारा तो क्या होगा, देश का भरण पोषण होगा। तो जो कृषक वर्ग थे वो पूरे इन पहले दो वर्गों का भी क्या करते थे, भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे। काश्तकार क्या होता है, काश्तकार को भी समझ लीजिए, कई बार ये शब्द आएगा और कई बार आपको तंग करेगा। काश्तकार क्या होता है, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको एक जमींदार ने जमीन दे दी है खेती करने के लिए। वही बात कि लॉर्ड ने इन लोगों को क्या दे दी थी, जमीन दे दी थी खेती करने के लिए। क्लियर। तो काश्तकार दो तरह के होते थे, यानी कि जो खेती करने वाले लोग हैं ना, दो तरह के होते थे। एक तो स्वतंत्र किसान होते थे और सर्फ होते थे। सर्फ हिंदी में जिसको हम कृषक दास कहते हैं। सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। तो दो तरह के काश्तकार होते थे, एक तो आपके स्वतंत्र किसान होते थे और एक आपके सर्फ होते थे। सर्फ यानी कि कृषक दास, दास यानी कि गुलाम, है ना। वो लोग जिनको जो लॉर्ड है गुलाम बना के रखता था, अपना दास बना के रखता था। और स्वतंत्र किसान एक तरह से स्वतंत्र होते थे, लॉर्ड का उन पे ज़्यादा आधिपत्य स्थापित नहीं होता था, ठीक है ना। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब पहले पढ़ते हैं स्वतंत्र कृषक के बारे में। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन। तो क्या कहा गया है, जो स्वतंत्र कृषक थे, स्वतंत्र कृषक क्या होते हैं, उनकी अपनी भूमि होती है, उनकी अपनी भूमि होती है। तो लॉर्ड के अधीन नहीं होती वो भूमि, स्वतंत्र कृषक की अपनी भूमि होती है। वो अपना वहाँ पे क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, अपनी उपज अपने पास रखते हैं, इतना मामला होता है। लेकिन फिर भी जो स्वतंत्र कृषक है वो भी अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। यानी कि जो स्वतंत्र कृषक थे वो मानते थे कि ये भूमि हमारी नहीं है बल्कि हमारे लॉर्ड की है, ठीक है ना। हालांकि वो भूमि उन्हीं की होती थी, लॉर्ड की नहीं होती थी। जो भी जिस क्षेत्र पे वो खेती करते थे स्वतंत्र किसान, वो भूमि उनकी ही होती थी, लॉर्ड की नहीं होती थी। लेकिन फिर भी जो कृषक है वो यही मानते थे कि ये भूमि हमारे लॉर्ड की ही है। अब क्या होता था, वो उनकी भूमि तो उनकी ही है, खेती भी वो कर रहे हैं और पूरी की पूरी उपज वो स्वतंत्र कृषक अपने पास रख रहे हैं। लेकिन कुछ शर्तें लॉर्ड उनसे मनवाता था। कौन सी शर्तें, जैसे कि पुरुषों को सैनिक सेवा देनी पड़ेगी, वर्ष में कम से कम 40 दिन सैनिक सेवा पुरुषों को देनी पड़ती थी, भले ही वो स्वतंत्र कृषक क्यों ना हो। क्लियर। और कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर, है ना, कृषक के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में 3 या फिर उससे अधिक उस दिन निश्चित करने पड़ते थे। जो किसान हैं वो स्वतंत्र हैं, किसान तो स्वतंत्र है, किसान की अपनी भूमि है, जो भूमि पर वो किसान उगाएगा वो सारा का सारा हिस्सा किसान अपना रखेगा। लेकिन कुछ नियम शर्तें किसान को माननी पड़ती थी, जैसे कि सैनिक कार्य करने पड़ते थे। और जो किसान का परिवार होता था उसको एक सप्ताह में यानी कि एक हफ्ते में 3 या फिर उससे अधिक दिन जाकर जागीर में जाना पड़ता था, यानी कि मेनर में जाना पड़ता था और वहाँ पर कार्य करने पड़ते थे, वहाँ पर श्रम करना पड़ता था। इस श्रम में होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। यानी कि मान लीजिए एक किसान है, किसान अपनी खेती कर रहा है, लेकिन जो किसान के बीवी बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो मेनर में जाएंगे। एक हफ्ते में 3 या फिर उससे अधिक दिन कहाँ जाएंगे, मेनर में जाएंगे और मेनर में जाके काम करेंगे। और जो भी काम होगा, जो भी काम होगा और उससे जो उत्पादन होगा उस काम से, है ना, जो भी काम वो करेंगे, जो भी श्रम वो करेंगे, उससे जो उत्पादन होगा वो कौन रखेगा, वो लोड रखेगा, पूरा का पूरा लोड रखेगा। श्रम अधिशेष कौन रखेगा, पूरा का पूरा लोड रखेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो तो बस सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेंगे फ्री में। इसके अतिरिक्त उसने उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठे करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। तो जो परिवार जाता था किसान का वहाँ पे कार्य करने के लिए, उनसे ये सारे काम करवाए जाते थे, है ना। बाड़ बनाना, सड़कें इमारतें बनाना, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, गड्ढे खोदना, ये सारे काम करवाए जाते थे और कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। क्योंकि जो किसान है वो तो स्वतंत्र है, किसान अपनी पूरी की पूरी उपज रख रहा है, लेकिन जो उसका परिवार है उसको वहाँ पे जाके काम करना है और किसान को सैनिक सेवा भी देनी है। ये रूल एंड रेगुलेशन होते थे उस वक्त, लेकिन किसान तो स्वतंत्र है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते, लॉर्ड के लिए उपयुक्त
उपयोग हेतु अंगूरों के रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे, है ना। तो स्वतंत्र किसान के जो बीवी बच्चे थे वो ये काम भी करते थे, है ना, खेत में हेल्प करवाते थे, है ना। किसान के साथ खेत में हेल्प करवाते थे, लेकिन उसके साथ साथ सूत भी काटते थे, कपड़े भी बुनते थे, मोमबत्ती भी बनवाते थे, लोड के लिए जो उपयोगी सामान हैं वो भी बनाते थे, अंगूरों का रस निकालकर मदिरा भी बनाते थे। और इसके साथ साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगा देते। अब ये जो कृषक है ना, स्वतंत्र है, इनकी अपनी भूमि है और इन पर ये खेती कर रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये भी मान रहे हैं, तो राजा भी इन पर कर लगा देता था, जिसको टैली कहा जाता था, और कभी कभार लगाता था, है ना। एक और कर हमने पढ़ा है पहले, टीथ, जिसको कौन लगाता था, पादरी वर्ग के लोग लगाते थे, और वर्ष में एक बार लगाते थे। लेकिन जो ये टैली कर था ये राजा लगाता था, कृषकों पर लगाता था, और कभी कभार लगाता था, कोई निश्चित तिथि नहीं थी, कभी कभार जब भी उसका मन करता तो टैली कर लगा देता, बिल्कुल प्रत्यक्ष कर लगा देता। क्लियर। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे, यानी कि टैली कर था वो सिर्फ और सिर्फ कृषकों पर लगता था, जो अभिजात वर्ग थे और जो आपके पादरी वर्ग थे उन पर टैली कर नहीं लगाया जाता था। अब बात करते हैं हम कृषिदास के बारे में। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे। अब जो कृषिदास हैं वो स्वतंत्र किसान नहीं है, स्वतंत्र किसान के पास तो अपनी भूमि है, लेकिन कृषक दास जिस जगह पर भूमि करते हैं, जिस जगह पर खेती करते हैं, वो भूमि किसके पास है, वो लॉर्ड की भूमि है, वो लॉर्ड की भूमि पर खेती कर रहे हैं कृषक दास। क्लियर। इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। स्वतंत्र किसान की उपज किसको मिलती थी, किसान खुद रखता था, लेकिन कृषक दास जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं वो भूमि लॉर्ड की है, इसलिए उस भूमि से जो भी उपज आएगी वो कौन रखेगा, लॉर्ड रखेगा। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में, सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं भूखंडों पर, है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी भूमि पर खेती करते थे जो सिर्फ लॉर्ड के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वामित्व में है ना। इसलिए इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। एक तरह से वो दास ही थे, गुलाम ही थे लॉर्ड के। लॉर्ड उनसे अपनी खेती करवाता था, उपज अपने पास रखता था, उनको खाने के लिए खाना दे देता था, पहनने के लिए कपड़े दे देता, मूलभूत चीज़ें उनको दे देता था। वो बिना आज्ञा के कहीं आ जा नहीं सकते थे जागीर को छोड़कर कृषक दास। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, यानी कि जो लॉर्ड थे वो उनके जीवन पर अधिकार रखते थे, एकाधिकार रखते थे। हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी, हानि हो या ना हो, लेकिन वो उन पर अधिकार रखते थे, लॉर्ड लोग कि कृषक दासों पर अधिकार रखते थे। सर्फ, जिन कृषि दासों को क्या कहा जाता था, सर्फ कहा जाता था। सर्फ यानी कि टू सर्व, टू सर्व, सर्व यानी कि परोसना। जो ये कृषक दास थे वो खेती करके जो उपज किसको सौंपते थे, लॉर्ड को सौंपते थे, इसलिए इसकी क्रिया को टू सर्व कहा गया, और सर्व से आपका सर्फ निकल गया। ठीक है। तो ये जो सर्फ थे यानी कि जो कृषक दास थे, केवल उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। सॉरी सॉरी, एक लाइन रह गई है। सर्फ, एक मिनट। सर्फ केवल सर्फ केवल अपने लोड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे, और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषक दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषक दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। तो बहुत सारे एकाधिकार, यानी कि रोटी कहाँ पे सेकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की मैनर में ही रोटी सेकेंगे। तो इस तरह के जो एकाधिकार थे वो लॉर्ड रखता था कृषक लोगों पर। क्लियर। और जब विवाह की बात आती है, लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना है, तो लॉर्ड ही डिसाइड करता था कि इस दास को किसके साथ विवाह करना। और अब मान लीजिए दास को लॉर्ड ने जो बताई कन्या उसके साथ विवाह नहीं करता, तो दास किसी और के साथ विवाह करना चाहता है, तो जो लॉर्ड है वो उसको आज्ञा दे देगा कि आप अपनी मर्जी से जिसके साथ विवाह करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वो उससे क्या लेगा, उसका शुल्क लेगा, उसका पैसा लेगा। क्लियर। तो इस तरह के एक अधिकार आपका लॉर्ड रखता था कृषक दास पर। क्लियर। तो ये जो चीज़ थी ये स्वतंत्र किसान पर नहीं होती थी, स्वतंत्र किसान के साथ अलग रूल रेगुलेशन थे और कृषक दास के साथ अलग रूल रेगुलेशन थे। क्लियर। तो तीसरा वर्ग हम अच्छी तरह से समझ गए, बहुत ईजी था। प्रथम वर्ग भी, दूसरा वर्ग भी, और हम तीसरा वर्ग भी समझ चुके हैं। तो अब हम इंग्लैंड का और पढ़ लेते हैं कि क्या माजरा है।
सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। तो ये बातें मेनली हम पश्चिमी यूरोप की पढ़ रहे थे। इंग्लैंड उससे थोड़ा सा दूर रह गया, बीच में क्या आ जाता है, इंग्लिश चैनल आ जाता है। तो सामंतवाद कब आया इंग्लैंड में? सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ। 6ठी शताब्दी के मध्य यूरोप में एंजिल और सेक्शन इंग्लैंड में आकर बस गए। ठीक है ना। 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, एंजिल जाति का नाम है और जो सेक्शन है वो भी जाति का नाम है। तो दो जाति के लोग एंजिल और सेक्शन कहाँ आके बस गए? इंग्लैंड में आके बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण, एंजिल लोग वहाँ पे आके बस गए, तो एंजिल ने उस जगह का नाम क्या दे दिया? एंजिल लैंड। तो एंजिल लैंड बदलता बदलता इंग्लैंड बोला जाने लगा। क्लियर। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम प्रथम ने, तो विलियम लिखा गया यहाँ पे, आप विलियम प्रथम कर लीजिए। तो विलियम प्रथम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के सेक्शन राजा को हरा दिया। ठीक है ना। तो जो फ्रांस में है आपका नॉर्मंडी, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था। तो नॉर्मंडी फ्रांस में है, फ्रांस के बिल्कुल ऊपरी सिरे में। तो आप अपनी बुक में मैप नंबर 1 को भी देख सकते हैं। तो फ्रांस में एक नॉर्मंडी है। तो नॉर्मंडी का जो राजा है, ड्यूक क्या है, मतलब राजा। तो नॉर्मंडी का ड्यूक विलियम प्रथम क्या हुआ, नॉर्मंडी से गया, इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया और इंग्लैंड में पहुंच गया। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद उसने सेक्शन राजा को हरा दिया, जो इंग्लैंड का राजा था उसको हरा दिया और खुद वहां का राजा बन बैठा। वो फ्रांस से सामंतवाद को कहाँ लेके चला गया? इंग्लैंड में लेकर चला गया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इस टाइम में 11वीं शताब्दी में क्या होते रहते थे? युद्ध होते रहते थे व्यापार के चलते। तो जो नॉर्मंडी है, नॉर्मंडी का राजकुमार, नॉर्मंडी का ड्यूक वहाँ इंग्लिश चैनल तैरकर पार करके कहाँ पहुँच गया? आपका इंग्लैंड पहुँच गया और वहाँ पे सेक्शन राजा को हरा दिया। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। तो क्या है, अब ये जो नॉर्मंडी का राजकुमार है विलियम प्रथम, ये फ्रांस से सामंतवाद को, फ्यूडलिज्म को उठा के कहाँ ले जाता है? इंग्लैंड में ले जाता है। तो अब वो वहाँ का राजा है तो वो अपनी व्यवस्था चलाता है। तो उसने भूमि नपवा दी और उसको 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया, यानी कि उन लॉर्डों में बांट दिया। नॉर्मन यानी कि नॉर्मंडी के जो थे, तो उसने नॉर्मंडी के अभिजातों में, नॉर्मंडी जगह है ना जहाँ से वो बिलोंग करता था आपका विलियम प्रथम, तो नॉर्मन अभिजातों में उसने इस भूमि को बांट दिया। इंग्लैंड को 180 नॉर्मन अभिजातों में यानी कि लॉर्डों में बांट दिया गया। अब जो यही लॉर्ड थे ये इसके क्या बन गए? प्रमुख काश्तकार बन गए। वही वेस्लेज वाली प्रथा जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो अब जो ये लॉर्ड है ये क्या बन गए हैं? अब राजा के काश्तकार बन गए। अब ये लॉर्ड क्या करेंगे? राजा को नाइट देंगे, है ना, कुछ नाइट ये राजा को देंगे। अब इंग्लैंड में जो ये सामंतवाद की प्रथा है ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे देखते हैं हम। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार की सेवा की आशा रखते थे। वही बात की जो लॉर्ड है वो भूमि किसको दे देते हैं? नाइट को दे देते हैं। ठीक है, जैसे वे राजा की करते थे, किंतु वे नाइट का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो एक डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि हमने पहले पढ़ा कि जो अभिजात वर्ग है वो नाइट रखते थे, अपने नाइट रखते थे, है ना, नाइट जो कि युद्ध लड़ते थे, तो वो अपने लिए नाइटों को रखते थे। जब भी कभी दूसरे लॉर्ड के साथ युद्ध होता तो वो नाइटों का प्रयोग अपने लिए कर सकते थे। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में नाइट का प्रयोग लॉर्ड खुद नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा ही इन नाइट लोगों का प्रयोग करते थे। ये नाइट लोग इन नाइट को लॉर्ड किसको देता था? राजा को देता था। क्लियर। तो राजा इन नाइटों को लॉर्ड के जरिए प्राप्त करता था, लेकिन लॉर्ड इन नाइटों का प्रयोग नहीं कर सकता था। ऐसा इंग्लैंड में ही था, बाकी जगह ऐसा नहीं था। क्लियर। तो ये डिफरेंस था इंग्लैंड के सामंतवाद में। ओके। एंग्लो सेक्शन कृषक विभिन्न सत्रों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। अब जो एंग्लो और सेक्शन यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी लोग थे, अब वो किसके काश्तकार बन गए? इन नॉर्मन अभिजातों के, यानी कि इन लॉर्डों के क्या बन गए? वो काश्तकार बन गए। क्लियर यहाँ तक? चलिए,
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।